वेलकम सर। जी। 2 इयर्स ऑफ गदर 2 मतलब अब ऐसा लगा था कि अभी पिछले साल ही अभी रिलीज़ की थी पिक्चर, 2 साल हो गए गदर 2 को। हाउ डज़ इट फ़ील एज़ अ फ़िल्म मेकर और फ़िल्म फ़िल्म इतनी बड़ी मतलब हिस्ट्री क्रिएट किया फ़िल्म ने। तो क्या है, समय पंख लगा के उड़ता है। मुझे तो लगता है अभी कुछ दिनों पहले ही गदर 1 भी रिलीज़ हुई थी। ये गदर 2 भी आ गई। लोग कहते हैं 20 साल के बाद रिलीज़ हुई, 22 साल के बाद। गदर 2 को भी 2 साल हो गए। तो क्या है कि मुझे आज के दिन याद आ रहे हैं। हमारी गदर 2 की एडवांस बुकिंग 10 दिन पहले खुली थी और 9 तारीख की शाम को मुझे आज तक का याद है, मेरे पास डाटा आया, 20 लाख टिकटें गदर 2 की एडवांस में बुक हो गई थी, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। और हमने 10 तारीख को ये पोस्ट भी डाला था कि 20 लाख टिकट इन एडवांस सोल्ड। गदर एक ऐसी पिक्चर है जो कि जिसका कि ओरिजिनल और नेचुरल क्राउड आया था। कोई हाइप्ड नहीं है, कोई बॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारी दुनिया जानती है। और बहुत ही एक्साइटमेंट था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और सब लोगों को ये सब लोग जब गदर 1 दोबारा रिलीज़ हुई 9 जून को, तो गदर ने मोमेंटम बनाना शुरू किया। लोग पहले, उससे पहले लोगों को लगता था क्या 20 साल के बाद गदर 2 कौन देखेगा, क्या देखेगा, सब नेगेटिव थे। लेकिन जैसे ही गदर 1 रिलीज़ हुई 9 जून को, तो क्या हुआ कि पहले 300 स्क्रीन में रिलीज़ हुई, शाम तक 600-800 स्क्रीन हो गए, दूसरे दिन 1000 स्क्रीन हो गए। 3 दिन की रिलीज़ की थी हमने और 3 में 3 करोड़ का बिज़नेस कर लिया उसने और गदर 1 ने। और एग्ज़िबिटर चाहते थे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो तो मतलब चलती रहती और 1000, 2000, 3000 स्क्रीन हो जाते गदर 1 के। लेकिन हमको नहीं करना था, हमने सिर्फ टोकन रिलीज़ किया। तो वहाँ से पूरी इंडस्ट्री और पूरी ऑडियंसेस में मोमेंटम बन गया कि गदर 2 की ऑडियंस है और है। तो जी ने 10 दिन पहले एडवांस बुकिंग खोल दिया। लोग और कोई 10 दिन पहले कोई एडवांस बुकिंग खुलती है, आजकल तो 2 दिन पहले खुलती है गदर। और हमने गदर 2 का प्राइस रखा सिर्फ 200, 250, 150, 100। हम 500, 600, 800 की टिकट पे गए ही नहीं। तो गदर 2 ने 800 करोड़ का बिजनेस कर लिया 250 रुपये की टिकट पे। अगर हम नॉर्मली जैसी फिल्में कर रहे हैं 800, 700, 1000, 1500 की टिकट होती, तो गदर 2 आज 1500 करोड़ के ऊपर होती। 5 करोड़ के ऊपर का फुटफॉल हो गया उसका। पर क्या ऐसा चीज़ था गदर 2 में जो ऑडियंस से इस तरीके से कनेक्ट हो? व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू फ़ील डायरेक्टली कनेक्ट किया ऑडियंस को और ऑर्गेनिकली लोग आए? इसमें कोई उसका रीज़न ये था कि गदर 1 लोगों के दिलों में उतरी हुई थी। बहुत ही अच्छी पिक्चर थी गदर 1। इंडस्ट्री में ना तो गदर 1 को अवार्ड मिले, ना इंडस्ट्री ने इतनी बड़ी हिट होने के बाद भी गदर 1 को बहुत सारे लोगों ने सराहा, पर बहुत सारे लोगों ने सराहा भी नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया। बाद में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो जब गदर 2 आ रही थी तो इंडस्ट्री को यही था कि अभी कहाँ होगा, 20 साल हो गया, सनी देओल हो गया, अनिल शर्मा खत्म, अब क्या होगा। लेकिन गदर 2 का क्या था, गदर 2 में जो तारा सिंह का जो किरदार था, जो कथा थी, जो तारा सिंह दोबारा जाएगा पाकिस्तान, ये बात ही ऑडियंस को बहुत एक्साइट करने वाली थी। और लोग जीते की कहानी देखना चाहते हैं। तारा सिंह सकीना की कहानी तो देखी थी उन्होंने। जो बच्चा जीते हैं, जो उत्कर्ष ने प्ले किया, वो क्या बड़े होके क्या करेगा। पब्लिक में ये था जो इंडस्ट्री में नहीं समझ आ रहा था। इंडस्ट्री में किसी को नहीं समझ रहा था कि जीते को लोग देखना चाहते, कौन जीते, क्या जीते। जीते ने इतना दिल में इतना घर कर लिया था गदर 1 में कि घर घर के बच्चे में जीते हो गया था। मुझे आज का सा याद है, गदर 1 रिलीज़ होने के बाद मैं यूरोप गया था, पेरिस गया था। वहाँ उत्कर्ष के पीछे 700-800 लोग आ गए। हम लोग अपेरा हाउस में थे और वहाँ जो इंडियन 700-800 लोगों को पता लग गया, वो बाहर आके खड़े हो गए उत्कर्ष से मिलने के लिए। तो जीते का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था जो इंडस्ट्री नहीं समझ रही थी, जो मुझे मालूम था। पर लेकिन आपने बोला इंडस्ट्री इंडस्ट्री आपको लगता है इंडस्ट्री एक नेगेटिव पहला देखती है, मतलब वाज़ ट्राइंग टू रन योर फिल्म डाउन, ऐसा लगता था आपको कि नेगेटिव इसीलिए हो रही थी नहीं, देखिए इंडस्ट्री? क्या होता है, यहाँ सब लोग बड़े फियरफुल हैं। नेगेटिव देखते हैं इसलिए नहीं कि उनके में कोई नेगेटिव है, वो एक्चुअली इतने नेगेटिविटी से खुद गुजर चुके हैं, उनको सारी चीज़ नेगेटिव लग रही है। उनको 100 में से अगर 4 फिल्में, 3 फिल्में, 2 फिल्में हिट हो तो आदमी नेगेटिव जोन में ही है ना। हिट पॉजिटिव जोन में आएगा कैसे। तो दोष उनका भी नहीं है, दोष किसी का नहीं है। यहाँ पे क्या है कि तुलसीदास जी ने कहा, समर्थ को नहीं दोष घुसाएं, जो समर्थवान है उसको कोई दोष नहीं है। इसीलिए जो स्टार बड़ा है, जिसकी दुकान चल रही है, जो हिट है, ऑडियंस को लगता है कि बस वही हिट है और वही पिक्चर को चलाएगा, उसके अलावा कोई नहीं चलाएगा।
आज नरसिम्हा महाअवतार इतनी बड़ी हिट हो गई, कौन था? कोई हीरो नहीं है। एनिमेटेड फिल्म सयारा, नए लड़के, हैट्स ऑफ टू यश राज, जिन्होंने नए लड़कियों पे 40 करोड़ रुपया लगाया। गट्स सबसे ज़्यादा उनका, डायरेक्टर का गट्स है, उसने नए लड़के के लिए। आर्टिस्ट अच्छे हैं, लेकिन पब्लिक आई ना, पब्लिक खूब सूंघ लेती है खुशबू। इंडस्ट्री ऐसा नहीं सोचती। इंडस्ट्री क्या बोल रही थी? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ भी पहला दिन आ गया सयारा को तो बहुत बड़ी बात। कितना आया? सोच सकते थे? नहीं सोच सकते। तो हम लोग डाटास पे चलते, हम माइंड पे नहीं चलते। माइंड अलग है, डाटाज अलग है। डाटा आपका 40 घरों में आपने टीवी में लगा रखा होगा। आपने ऑरमैक्स है, उन्हें 500, 1000, 1500, 2000 का उसका सैंपल होगा, तो कैसे उससे पता लगेगा? आदमी, पिक्चर बड़ी हिट तब होती है जब वो लोग आते हैं जो फिल्म नहीं देखते हैं। उनके पास तो उनका डाटा कलेक्शन कोई है नहीं। गदर उन लोगों ने देखी जो लोग कभी फिल्म देखने नहीं आते, बरसों बरस नहीं आए, उनके पास आप डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे? तो दोष उनका भी नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि पिछले 20 सालों से, गदर 1 के बाद से मैं वर्ल्ड में कहीं भी गया, अमेरिका, लंदन, रशिया, क्या बोलते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी गया, लंदन, कहीं भी गया, किसी भी शहर में गया, दुबई, किसी भी शहर में गया, हर शहर में मुझे लोगों ने बोला, किसी भी व्यक्ति से मिला, गदर 2 क्यों नहीं ला रहे हो, गदर 2 क्यों नहीं ला रहे, हमको गदर 2 देखनी। उस बात से मुझे समझ आता था कि गदर 2 लोगों के दिलों में उतरी हुई है, लोगों को देखनी है। गदर 1 इतनी लोगों में उतरी हुई है। ये बात किसी दूसरे डायरेक्टर को तो लोग नहीं बोलेंगे, भाई आप गदर 2 क्यों नहीं ला रहे हो, तो उनका इससे कोई कनेक्शन होगा ही नहीं। तो उनको तो लगेगा गदर 1 भूल गए लोग, अभी गदर 2 क्यों आ रही है। पर जब गदर रिलीज़ भी हो रही, 2 फिल्में रिलीज़ हो रही एक ही दिन में, बिल्कुल याद है हमको, तो उस समय किस तरीके का माहौल था? इंडस्ट्री कैसा था इंडस्ट्री में? उस समय भी जब पहले दिन रिव्यू आया था तो एक रिव्यूअर ने गदर को गदर काट के गटर एक प्रेम कथा लिख दिया था। किसी ने भी 2-2.5 स्टार के ऊपर स्टार नहीं दी। बहुत कम लोग थे जिन्होंने 3 स्टार 4 स्टार दिए, क्योंकि माहौल ऐसा था कि लोगों को लग रहा था आमिर खान बड़ा स्टार है, और उनकी पिक्चर भी अच्छी थी। लगान बहुत बढ़िया फिल्म थी और पूरे इंडस्ट्री लगान के साथ थी। लोगों को लग रहा था कि लगान बड़ी हिट होगी, गदर कैसे हो सकती है, हम तो सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक ऐसा नहीं सोच रही थी। इंडस्ट्री अलग सोचती है, पब्लिक अलग सोचती है। एक बात समझ लीजिए, अगर इंडस्ट्री पब्लिक जैसा सोचती तो 100 में से 90 पिक्चरें हिट होती। इंडस्ट्री पब्लिक से अलग सोचती है, इसलिए 100 में से 3 पिक्चरें हिट होती हैं। मे बी गदर 2 भी, कमिंग बैक टू प्रेजेंट गदर 2 भी एक तरीके से सनी का कमबैक जैसा ही हुआ था। तो अरे मेरा भी, लोग कहते थे अनिल शर्मा भी ख़त्म है, अनिल शर्मा कहाँ बनाएगा, पुराने ज़माने का डायरेक्टर है। अरे भाई, यहाँ लोग समझते नहीं, जितने भी विदेशी डायरेक्टर है, चाहे स्पीलबर्ग हो या कोई भी हो, जितने डायरेक्टर की उम्र बढ़ती चली जाएगी, डायरेक्टर उतना ही एक्सपीरियंस्ड होगा, उतनी ही बेटर फिल्में बनाएगा। पत्रकार जितना उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, उतना ही बेटर वो लिखेगा, उतनी बेटर उसकी भाषा होगी, उतना ही बेटर उसके अनुभव में आएगा। नेता की उम्र जितनी होती चली जाएगी, उतना ही बेटर वो सोचेगा, उतना ही बेटर वो उसका विजन बड़ा होगा, कि उसके पास अनुभव बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है में कुछ लोग जो है, स्पेशली फ्यू स्टूडियोज़ में, वो ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि यार अगर वो आदमी थोड़ा सा भी सीनियर हुआ तो पुराना हो गया, वो आज को क्या, अरे वो आज को ज़्यादा समझेगा। पहले वो खुद सोचता था, आज उसके बच्चे हो गए, बच्चों में अपने आप को जवानी देख रहा है ना वो। आज हम अपने बच्चे, मेरा बेटा है उत्कर्ष, मेरी बेटी है कैरबिना, दोनों अमेरिका से US से पढ़ के, एक म्यूज़िक कर रही है, एक एक्टिंग कर रहा है। मैं उनमें देख रहा हूँ ना, उनका बचपन देख रहा हूँ ना, मैं उनको बच्चे से बड़े होते देख रहा हूँ ना, उनके स्कूलिंग देख रहा हूँ, उनके एजुकेशन देख रहा हूँ, उनकी उनके मित्र आदमी उनसे सीखता भी है, और उनसे ही सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन अब उनके संग है, मेरा जीवन अब उनके संग है, उनकी दिनचर्या मेरी है। और प्लस मैं अगर ज़िंदा हूँ तो हर दिन सुबह अखबार पढ़ रहा हूँ, तो हर दिन मैं नया हूँ। जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो मेरे सामने ही हो रहा है। हमारी जनरेशन तो वो जनरेशन है जिसने TV आते देखा, जिसने वीडियो आते देखा, जिसने सब कुछ देखा है, पूरा इंटरनेट आते देखा। तो बहुत वास्ट हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है। हमने वो ज़माना देखा जिस ज़माने में TV भी नहीं था, रेडियो भी एक टूटी फूटा ट्रांजिस्टर होता था। तो गदर, अब मतलब अभी तो लोग बोलेंगे गदर 3 को जल्दी लाओ, तो अभी क्या प्लान है? गदर 3 का स्क्रिप्ट हो गई है, अभी भी दूसरे कमरे में मेरे साथ शक्तिमान जी बैठे हुए हैं, मैं उनके साथ ही बैठा था, हम लोगों का काम चल रहा है और हम शुरू करेंगे 1-2 साल में।
मेरे को जानना था, मैं अभी आपका पूरा रिज्यूमे देख रही थी, मतलब व्हाट इज दिस अबाउट देओल फैमिली जो इतना इतना मतलब यू कैन नॉट थिंक ऑफ अ फिल्म विदाउट द देओल्स। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बच्चन साहब के साथ भी काम किया, मैंने गोविंदा के साथ भी, अक्षय के साथ भी, सलमान के साथ भी, रजनीकांत के साथ भी, सबके साथ किया है और सभी बहुत अच्छे रहे मेरे साथ। लेकिन क्या होता है, एक रिश्ता बन जाता है। मैं वो बंदा हूँ जो रिश्तों में यकीन रखता हूँ, नंबर वन। दूसरी चीज़, मेरे जो रोल्स हैं सनी को दिए वो सनी को सूट करते थे, जो धर्म जी को दिए धर्म जी को सूट करते, जो बॉबी को दिया बॉबी को सूट करता, तो काम से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब काम में काम और रिश्ते दोनों मिल जाते हैं तो काम और बढ़िया हो जाता है। मुझे लगता है सनी मेरे को सूट करता है और सनी को मेरा रिश्ता भी है तो मैं डेफ़िनेटली उनको लेना प्रेफ़र करूँगा। धर्म जी से मेरा रिश्ता भी है, धर्म जी सूट भी करते हैं तो लेना प्रेफ़र करूँगा। बॉबी से मेरा रिश्ता और बॉबी बॉबी मेरे काम के लिए भी लायक है तो मैं बिल्कुल उनको लेना पसंद करूँगा। तो ये ज़िंदगी में ये विन विन सिचुएशन रहती है। तो मेरे लिए ये हमेशा विन विन सिचुएशन रही। उस परिवार से मुझे बहुत प्यार मिला और परिवार क्या है, सोने जैसा परिवार है। बॉबी की बात की आपने, तो बॉबी की भी जर्नी आपने देखी। बॉबी ने बहुत सारा उतार-चढ़ाव लाइफ में देखा, पर्सनल भी, प्रोफ़ेशनल भी। अभी जिस तरीके का कमबैक बॉबी का हुआ है, जिस तरीके का मोस्ट वांटेड एक्टर हो गया इंडस्ट्री में, आप उसको कैसा देखते? जब बॉबी डाउन था तब आप मिलते थे, किस तरीके का बॉबी की जी बॉबी बेचारा बहुत भोला आदमी है, बहुत सीधा आदमी है, वो बहुत सैड होता था। कहता था, मुझे एक दिन बोला कि बच्चे मेरे पूछते पापा आप काम पे नहीं जाते हो, घर में ही रहते हो? तो ऐसा इतना सीधा आदमी है वो एकदम, और जो जो होता है मुँह पे बोल देता है। तो बॉबी ने बहुत मेहनत की और हैट्स ऑफ टू बॉबी, अपनी मेहनत करके आज यहाँ तक आ गया। आई लव हिम, आई लाइक हिम। आपके बच्चे की बात करते हैं, उत्कर्ष की। उत्कर्ष मतलब क्योंकि आप अगेन वो नेपो किड की बात लोग करते हैं, बट ही इज़ योर सन। उत्कर्ष ने बहुत चैलेंजेस देखे हैं। लोग इंडस्ट्री मालूम अनिल शर्मा का बेटा, अनिल शर्मा पिक्चर बनाएगा उनके लिए, वो सब होता है। बट आप कैसे देखते हो उत्कर्ष की जर्नी, उत्कर्ष के जो स्ट्रगल, उत्कर्ष के जो चैलेंजेस, उत्कर्ष जो आके आपको कभी बताता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ही फेसेस? एंड एज एन एक्टर मैंने देखा है कि ही इज़ ग्रोन एज एन एक्टर and he's improved as an actor also, and much more confident, much more pleasant to see him on camera now, on screen rather. Tell me about that. उत्कर्ष देखिए क्या है, बहुत डाउन टू अर्थ लड़का है। 5 साल अमेरिका में रहा, 4-5 साल। हमने उसको कहा कि यहाँ तो उसको आम जीवन देखने को नहीं मिलता था। फिर भी हमने यहाँ भी उसे कभी जब कॉलेज जाता था तो मैंने कहा तू बसों से जा, वैसे जा, ऐसे जा, ट्रेनों से जा। अमेरिका में भी उसको हमने गाड़ी नहीं दी। हमने कहा तू साइकिलों पे जा, तू पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा, हॉस्टल में रहे। तो बहुत डाउन टू अर्थ जीवन देख के आया। यहाँ भी ये ठीक है, लोग बोलते हैं अनिल शर्मा का बेटा, अनिल शर्मा फ़िल्म बनाएंगे, ऐसा नहीं है। वो बाहर भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत जाता है, लोग बहुत प्यार भी देते हैं उससे, बहुत प्यार से मिलते भी हैं। वो एक उसको प्रिविलेज भी है कि बेटा होने का। लेकिन ये भी है कि काम आपको तभी मिलता है जब आप बिक रहे होते हैं मार्केट में। तो वो बहुत सारी सब्जेक्टों पे उसके काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल तो है। ये एक एक्टिंग ऐसा बिज़नेस है कि जहाँ पिता आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको एक मौका दे सकता है, इस कैमरे के सामने आपको ही आना है। और उत्कर्ष को मैं देखता हूँ एज़ ए ब्रिलियंट एक्टर। उत्कर्ष को मैंने अमेरिका भेजा, 4-5 करोड़ रुपया उस पे खर्च किया अमेरिका भेजने में। तो मैं तो कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तभी करता जब मुझे लगता था वो इस लायक नहीं। तो मैं तो उसको बोलता इंजीनियर बन भाई, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हमेशा 90% मार्क्स लाता था। तो मैं क्यों नहीं कहता कि तू कहीं दूसरा काम कर। लेकिन चूँकि वो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा एक्टर है और इंडस्ट्री के लिए एक दिन बहुत बड़ा एसेट बन सकता है, इसीलिए उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। नॉट फॉर माय सन, इसलिए कि वो उसमें गुण है अच्छे एक्टर के। और मैं नहीं कह रहा, आप ही बताइए, आपने जीनियस देखी, आपने गदर देखी, आपने बनवास देखी, आप खुद देखिए उसके अंदर कोई एज एन एक्टर कोई कमी है नहीं है। और एक्शन, गदर में उसका एक्शन देखिए, अभी वो एक्शन पिक्चरों पे कंसंट्रेशन कर रहा है, अपनी बॉडी बना रहा है, अपना कलारी सीख रहा है, अपना साउथ में जा रहा है एक्शन सीखने के लिए, बहुत सारी जगह जा रहा है, अपना बहुत सारा अपना काम कर रहा है। तो रोल के हिसाब से वो आपका उत्कर्ष में का गुण क्या है, वो रोल के हिसाब से अपने आप को, अपनी बॉडी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। चूँकि अब वो कोई एक एक्शन पिक्चर की प्लानिंग में, तो उस हिसाब से उसका बॉडी बनाने में लगा। तो बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, और उसको कोई भी स्टेरॉइड का काम नहीं लेना। उसको जो करना है बहुत नेचुरल करना है।
बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत नेचुरल, बहुत ईमानदार लड़का है, और ईश्वर चाहेगा तो जो है वो एक दिन वो उसको मिलेगा ज़रूर। जो आप फेलियर को कैसा देखते हैं? वनवास थिएटर में नहीं चली। आप अभी बता रहे हैं थोड़ी देर पहले कि आप वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म दैट इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। तो क्या एग्ज़ैक्टली था कि आपको लगा कि वो कनेक्ट हो नहीं पाई जिस तरीके से होनी चाहिए? कनेक्ट तो बहुत ज़्यादा हुई है, ओटीटी पे सुपर हिट है, सैटेलाइट पे इतनी ज़्यादा चल रही है कि सैटेलाइट की वन ऑफ द टॉप फिल्मों में वो है। ओटीटी कनेक्ट तो बहुत हुई, हमारा कहीं रिलीज़ गलत हो गई, उन दिनों पुष्पा चल रही थी, नहीं हमें थिएटर ही नहीं हो पाए और उसको स्पेसिंग ही नहीं मिली पिक्चर को। एक पुष्पा, उधर बेबी जॉन आ गई, दोनों के बीच में हम उलझ गए। हमारे 25 तारीख को तो 5वें दिन तो सारे थिएटर आउट हो गए। तो वो, और अनिल शर्मा से लोगों को एक्शन की एक्सपेक्टेशन होती है, फैमिली फिल्म की एक्सपेक्टेशन नहीं होती। अनिल शर्मा, लोग दर्शक भी एक्शन फिल्म में देखना आना चाहते हैं उसको, उनको लगा ये क्या बना दिया, पर वो मुझे बना नहीं था। क्या है, वो फिल्म वनवास मेरे लिए इसलिए इतने करीब है, मैं कुछ दिनों पहले अभी दिल्ली जा रहा था, एयरपोर्ट पे कुछ फैमिली मिली मुझे, उन्होंने गले लगा लिया मुझे, पूरी 4-5 फैमिली थे, बूढ़े भी थे, ये भी थे, बोले थैंक यू वेरी मच आपने ये फिल्म बनाई। लोग इस तरह का कमेंट मुझे इसीलिए देते हैं। आई एम प्राउड ऑफ वनवास बिकॉज मैंने वो फिल्म अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता को डेडिकेट की थी, फैमिली के लिए डेडिकेटेड फिल्म है। वो फिल्म चलती रहेगी, 10, 20, 50, 100 साल चलेगी, वो फिल्म कभी रुकेगी नहीं, और जितनी पुरानी होती चली जाएगी, पुरानी शराब की तरह, उतना लोगों में रस्ती बस्ती चली जाएगी। आज भी जिसे आप बात करो सैटेलाइट पे कितने उसके शोज चलते हैं, ओटीटी पे एकदम सुपर हिट है। आपने अभी बोला एक्शन फिल्म देखना चाहते, पर आपकी शुरुआत तो पति पत्नी और वो एज एन असिस्टेंट हुई हाँ, थी। मैंने श्रद्धांजलि बनाई थी, उसमें भी एक्शन नहीं था, लेकिन जब मैंने हुकूमत बनाई, हुकूमत का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि बस पूछो मत। उसके बाद से अनिल शर्मा पे एक्शन का ठप्पा लग गया, डिस्ट्रीब्यूटर को लगता है अनिल शर्मा की एक्शन पिक्चर है, पब्लिक को लगता है अनिल शर्मा की एक्शन पिक्चर है, तो भर भर के आते हैं। इसलिए अभी सब मेरे पीछे लगे हुए हैं, एक्शन बनाओ एक्शन बनाओ, मैं बना भी रहा हूँ। बनाना तो मुझे लाइफ में एक्चुअली लव स्टोरी है, जो मैं शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, करूँगा। एक अभी तो फ़िलहाल तो मेरा कंसंट्रेशन एक बहुत बड़े सब्जेक्ट पर है जो मैं लिख रहा हूँ, और उसके 4 पार्ट्स होंगे जो मैं कर रहा हूँ, आपको इतना सा बता रहा हूँ बस। और उस पे मेरा कंसंट्रेशन है। वो एक एपिक की तरह से एक फिल्म मैं बनाऊँगा, और बड़ी एक्शन पिक्चर होगी विद ग्रेटेस्ट इमोशंस। आपकी जर्नी के बारे में बताएं, बिकॉज मैंने रेज्यूमे पढ़ा कि बी.आर. चोपड़ा की स्कूल से आप आए हो, पहली फिल्म। हाँ, पता आप कैसे एसोसिएट कैसे हुए, कैसे पहुँचे आप, क्यों सिनेमा क्या बनाया? हुआ कि मैं पढ़ रहा था, मेरे पापा उनको जानते थे, जी। तो एक दिन मैंने पापा को बोला मैं चोपड़ा साहब को कहानी सुनाना चाहता हूँ। 17-18 साल का था। तो वो शर्मा जी को मिले, मेरे पापा को मिले, तो उन्होंने, भाई मेरा बेटा आपको, एक महेंद्र सरल जी हुआ करते थे पत्रकार, आप जानती होंगे नहीं जानते होंगे, वो माधुरी में हुआ करते थे, और वो असिस्टेंट एडिटर हुआ करते थे। तो पापा ने तो बोला नहीं, वो महेंद्र सरल जी ने, जो असिस्टेंट एडिटर थे माधुरी के, हमारे घर आते थे, उन्होंने चोपड़ा जी को बोला कि शर्मा जी का बेटा है, वो एक कहानी सुनाना चाहता है, बड़ा अच्छा है, आप एक बार कहानी सुन लो। बोले कितना बड़ा है? बोले 17 साल का। उनको लगा यंग बच्चा है शायद, कहाँ पढ़ रहा है? बीएससी में। बोले बुला। उन्होंने मुझे 6:30 बजे बोला, 6:30 बजे ऑफिस बंद होता है, तो 5, 7, 8 लोग बैठे हुए थे, मनमोहन कृष्णा, नाना पालसीकर, कोई एक दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे 8-10 लोग, 6, 7, 8 लोग बैठे थे, तो गप्पे मार रहे थे। शाम का 6:30 बजे का टाइम है, अब आदमी गप्पे चाय वाय पी के ऑफिस जाना होता है। तो बोले सुना भाई, तो मैंने कहानी शुरू की। अब कहानी सुनने से पहले मैंने दिन भर रिसर्च की कि मेरे पास एक आइडिया था, मेरे पास, और मैंने बना लिया वो आइडिया, और मैंने सोचा सलीम जावेद कैसे कहानी सुनाते, मेरे मन में था हमेशा नंबर 1 की तरह काम करना। तो पूछ लिया सलीम जावेद ऐसे सुनाते हैं, वो सब करके। सलीम जावेद का मैं बड़ा फ़ैन रहा, उनसे ही मैंने सब सीखा, उन एकलव्य की तरह मैं उनसे सीखता रहा। तो मैं गया, मैंने उनको सुनाया, जैसे मैंने सुनाना शुरू किया, एक लाइन में कहानी सुनाई, सलीम जावेद की तरह एक अंदाज़ में मैंने सुनाया, तो 3.5 घंटे उन्होंने 9:30-10 बजे तक मुझसे सुनते रहे, 10, 10:30 तक, और उनको कहानी बहुत पसंद, बहुत हंसे। चोपड़ा साहब हंस के लोटपोट हो गए। तो मैंने कहा सर मुझे तो असल कहानी बनानी नहीं है, मैं तो इस सब में राइटर फाइटर हूँ नहीं, है तो आपको मिलने का बहाना था, मैंने बना के दे दिए, मेरे को तो आपका असिस्टेंट बनना है। वो इतना हंसे थे मेरी कहानी सुन के। उनका अच्छा मेरी पति पत्नी शुरू हो रही है, अगले हफ्ते से तुम आ जाओ, और मैं ऐसे आ गया।
पर उस समय इस तरीके का सब्जेक्ट पति पत्नी और वो उस तरीके का वर्किंग ऑफ संजीव कुमार, टेल मी थोड़ा एक्सपीरियंस, इफ यू कैन टॉक अबाउट एक्सपीरियंस वर्किंग विद संजीव। पति पत्नी और वो बनी, उस वक्त भी इंडस्ट्री आज जैसी ही थी, बन गई। उसका ट्रायल हुआ, बी आर चोपड़ा साहब बैठे थे, सब बड़े बड़े लोग बैठे थे, पूरा बॉम्बे लैब में ट्रायल हुआ, 2.5 घंटे पिक्चर चली, कोई हंसा ही नहीं। इनको लगा कि चोपड़ा साहब बैठे कौन हंसे, और हम हंसते कैसे, हमने तो 100 दफ़े हंस चुके थे उन जोकों पे। तो इनको 2 ट्रायल हुए, दोनों ट्रायलों में कोई हंसा नहीं। इनको लगा पिक्चर चलेगी नहीं, बर्निंग ट्रेन शुरू हो रही थी, 1 साल तक पिक्चर डब्बे में बंद रही। इंडस्ट्री नहीं समझती है, मैं बोलता हूँ ना आप। 1 साल के बाद इन्होंने पिक्चर लगाई। अच्छा, हमको टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, पति पत्नी, वो बड़ा यूथफुल टाइटल। तो मैं रिएक्शन देखने के लिए ईरोज़ में गया। ईरोज़ में 12-11 बजे का शो देखा। पब्लिक वैसी हंस रही थी जैसा मैं स्क्रिप्ट पढ़ के हंस रहा था। मैंने चोपड़ा जी आपको फ़ोन किया कि पिक्चर हिट हो गई। चोपड़ा साहब बोले ख़त्म हो गई है। मैंने कहा नहीं सर, अभी पहले 15 मिनट हुए। ये तो मैंने वो रिएक्शन जो स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त आया वही आया। 1 साल पिक्चर रिलीज़ की, लोगों को लग रहा था बर्निंग ट्रेन शुरू कर लें, आधी कर लें, नहीं वो नहीं हो पाएगी, ये पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। ये था। और संजीव कुमार वॉज ब्रिलियंट। उनके संग मेरे खार वाले घर के पास रहते थे, मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता था। मैं नया नया था, मैं जानता नहीं था। तो संजीव कुमार साहब जब पहले दिन ही शूटिंग का किस्सा सुनाता हूँ आपको। तो अब मुझे घर जाना है, जू पे शूटिंग थी। तो जैसे दोस्त को कैसे बोल देते हैं, भारती जी आप कहाँ जा रही हैं, आपकी गाड़ी में चलूँ मैं? तो मैंने कहा संजीव जी आप तो बगल में ही रहते हैं सर। बोले कहाँ रहते हो? मैंने पाली हिल पे ही रहती हूँ ना। बोले मैं भी वहीं रहता हूँ अम्बेडकर पे, तो मुझे छोड़ देंगे मेरे घर? संजीव कुमार मेरे को ऐसे देखता है, ये क्या बोल रहा है? तो कुछ नहीं बोले, अपना सामान वामान रखते रहे। बाद में अपने बॉय को बोलते हैं, वो एक लड़का है यंग सा असिस्टेंट, नाम भी नहीं मालूम, उसको लिया, उसको छोड़ दूंगा। तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ के गया। फिर ऐसा कई दफ़े उन्होंने, अब एक्टर है, रात शाम को कहाँ भी जाना हो उनको, मेरे घर ही थोड़ी जाना है। मैं तो बेवकूफ़ बच्चा था, लेकिन वो उन दिनों इतना इनोसेंट था कि ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर देता था। और एक्टर भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे लेके भी चले गए। एक और इम्पॉर्टेंट फिल्म के पार्ट थे आप, इंसाफ का तराजू। जी बिकॉज हाँ, वो मेरी तीसरी फिल्म थी। टेल मी, उस इतना बोल्ड सब्जेक्ट, आई थिंक उस सेंसर में भी काफ़ी कुछ इशू हुआ था उसको लेकर, एंड दैट वन पर्टिकुलर सीन, टेल मी अबाउट वो एक्सपीरियंस। बिकॉज एक फिल्म है जो लोग आज भी डिस्कस करते हैं सेंसर बोर्ड की क्या था, बात। जब इंसाफ का तराजू के शब्द कुमार जी स्क्रिप्ट लाए थे, तो मेरे सामने की बात, स्क्रिप्ट हमने पढ़ी, हमको बहुत अच्छी लगी। हमको वो बोल्डनेस थी ना, यंग बच्चे को वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और चोपड़ा साहब बहुत यंग माइंड के थे, इसलिए वो बनाते थे वो सब। नया राज बब्बर आगरे का ही था। तो हम मथुरा से हैं, आगरे में मेरी नैनिहाल है, तो मेरी नैनिहाल में मेरे कजिन्स को जानता था। तो राज से भी मेरा अच्छा, तो आई एन्जॉयड वर्किंग दैट फिल्म। और नई नई उसमें पद्मनी कोल्हापुरी आई थी। तो सत्यम शिवम सुंदरम के बाद सेकंड उसकी फिल्म थी जीनत अमान। वॉज अ वेरी बिग स्टार, शी वॉज वेरी 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 बिग। एंड बहुत कंट्रोवर्शियल था, लेकिन चोपड़ा साहब तो बनाते थे, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ही बनाते थे। ऐसे सब्जेक्ट बनाते थे जो कि बहुत बोल्ड हो, कानून से लेके, धुंध से लेके, इत्तेफाक से लेके, और इंसाफ का तराजू तक। उसके बाद निकाह भी बनाई, निकाह में मैं नहीं था, लेकिन वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। पर वो सब्जेक्ट सेंसर में क्यों फंसी थी? मतलब अब वो उस ज़माने में इतना रेप वेप दिखाना, ये सब चीज़ें, न्यूडिटी नहीं थी ना, सोसाइटी वैसी नहीं थी। मुझसे किसी ने बोला कि फ़िल्मों में क्या परिवर्तन आया, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जो सोसाइटी में परिवर्तन है वही फिल्मों में परिवर्तन। एक ज़माने में माता पिता, इस बात पे लड़ाई हो जाती, लड़की बोल नहीं सकती थी अपने माता पिता को कि भाई मैं किसी के प्यार में हूँ। आज माता पिता खुद कहते हैं, भाई फ़ोन करते, तू बम्बई में काम कर रही है, अपनी लड़का ढूंढ ले। बोलते मैं कहाँ लड़का ढूंढूँ, मुझे कोई लड़का नहीं मिलता। आज की दुनिया ऐसी हो गई, यही हो गया ना। उस ज़माने में तो लड़की सोच ही नहीं सकती थी, लड़की किसी को देख नहीं सकती थी। तो जो सोसाइटी में फ़र्क है वही फिल्मों में फ़र्क है। तो सोसाइटी के हिसाब से उस वक्त वो बहुत, एक चाइल्ड बच्चे के साथ रेप वेप बहुत ऐसा था कि लोगों की देख नहीं सकती थी, सोसाइटी ऐसी थी। पर ए सर्टिफिकेट फिल्म को आना कितना फिल्म के खिलाफ गया कि नहीं गया क्या? नहीं ऐसा नहीं था। ए सर्टिफिकेट तो फिल्म और लोग ज़्यादा चलती थी तब। ए सर्टिफिकेट फिल्म होती थी ना, पिक्चर और हिट होती थी, क्योंकि लोगों को लगता था इसमें कोई न्यूडिटी होगी, लोग और जाते थे। पर आपने डेब्यू किया एक श्रद्धांजलि से राखी के साथ। टेल मी अबाउट दैट फिल्म, व्हाई यू चोज
21 के थे तब आप, पहली फिल्म 21 साल में आपने 21-22 डायरेक्ट की है। साल, हाँ। टेल मी अबाउट श्रद्धांजलि। 21 साल के अनिल शर्मा। देखिए, राखी जी बहुत बड़ी स्टार थी, मुझे श्रद्धांजलि में चाहिए थी वो, किसी तरह से मैं उन तक पहुंचा। उन्होंने कहा, वो मुझे देख के एकदम शॉक्ड हो गई। बोले, ये कोई लड़का है बी आर चोपड़ा का नाम लेके मेरे पास आ गया, ब्लफ करता है। अब 21-22 साल का लड़का तब तो डायरेक्टर बनता नहीं था, डायरेक्टर 40 साल के 45 साल के बनते थे। तो उन्होंने कहा ब्लफ हो गया। बोले 10 मिनट है तुम्हारे पास, कहानी सुनाओ। मैं 6 बजे बुलाया, मैं 10 बजे तक उनके साथ रहा। कहानी में इतनी इन्वॉल्व हो गई, मेरे कपड़े क्या होंगे, मेरी ड्रेस क्या होगी, मेरा मैं बैग कौन सा पहनूंगी, मैं चप्पल कौन सी पहनूंगी, बाल खुले रखूंगी, ये करूँगी, फलाना होगा, दुनिया भर के। और मैं भी जवाब देता चला गया, पता नहीं कहाँ से सरस्वती बैठ गई मेरी। और पिक्चर ख़त्म हुई, कहानी ख़त्म हुई, उन्होंने बोला मैं पिक्चर कर रही हूँ। तो पैसे की उनका भाई ने बात की। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे है नहीं, साइनिंग इतना, बोले मेरे पास तो नहीं है। मैं 1001 रुपये अपने मौसी जी से उधार लेके गया था लिफाफे में, घर में भी किसी को नहीं बताया था, और वो उनको दे दिया। तो वो ये क्या, बोले कुछ नहीं है, मेरे पापा बोलते हैं कि कहीं भी जाओ शगुन दे के आओ, बात पक्की हो जाती है, और ये जो आपने साइनिंग मांगा है शूटिंग से पहले मैं दे दूँगा आपको। वो ऐसा देखती रही। तो ऐसा, तो मैंने कहा, अंग्रेज़ी में एक सेंटेंस बनाया, उन दिनों इतनी अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी कि मैं क्या सेंटेंस बनाया मैं भूल गया। माई स्टेक्स आर मोर हायर देन यू। आपको तो कोई भी रोल मिल जाएगा, आपको तो, आपकी तो डेटा कहीं भी यूज़ हो जाएगी। अगर मैंने आपका ये शेड्यूल नहीं किया तो मेरा करियर तो शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। माई स्टेक्स आर मोर हायर देन यू। ऐसा मेरे को देखते ही ले लिया। आई एम थैंकफुल टू राखी जी टिल टुडे। उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अगर वो उस दिन हाँ नहीं कहती तो ये कहानी नहीं बनती। आपने देओल फैमिली के अलावा अक्षय का नाम लिया और मिस्टर बच्चन का नाम लिया, एंड यू हैव सीन देयर जर्नीज आल्सो। मिस्टर बच्चन की भी जर्नी, बच्चन के भी हाइज एंड लोज देखे हैं, अक्षय का भी हाइज एंड। हाउ डू यू लुक एट दीज टू स्टार्स टुडे? दे आर वेरी बिग, बहुत बड़े, बहुत इंसान बहुत अच्छे हैं। बच्चन साहब ने कहाँ से कहाँ का दौर देखा है, सनी सर ने भी कहाँ से कहाँ का दौर देखा है, और बड़ा ही लेगेसी है इनका। और ये ऐसे सुप्रीम स्टार्स हैं जो कभी कभी पैदा होंगे, और ऐसे स्टार्स बाद में कब कौन से आएंगे कह नहीं सकते, ये हो नहीं सकते ऐसे स्टार्स। मिस्टर बच्चन के एक्सपीरियंस का, वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में बताओ उस समय बहुत के। अच्छा वर्किंग जी, बच्चन साहब के साथ तो किसी का भी गलत एक्सपीरियंस हो, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, इन्वॉल्व होना, हमेशा सीन हाथ में रहता था। सेट पे बैठे हैं 4 घंटे भी बैठे हैं, बैंड में जाते नहीं थे, सिर्फ सीन ही पढ़ते रहते थे। तो ही इज़ ग्रेट। सेम वे सनी देओल टोटली इन्वॉल्व रहते हैं, टोटली सब कुछ रहते हैं। मेरा उनका तो बड़ा प्रेम भरा रिश्ता है। यू नो, मैं वो भी देख, बर्निंग ट्रेन एक फिल्म जो, मतलब मैंने स्कूल में थी, मैंने देखी फिल्म। टेल मी अबाउट बर्निंग ट्रेन, उस तरीके का नंबर फिल्म को, बिकॉज इट वाज अ वेरी टफ फिल्म टू शूट। 40 एक्टर थे, और मेरी सेकंड फिल्म थी, नया नया मैं था, और बड़ी कमाल कमाल के बर्निंग ट्रेन पे तो हम एक पूरा एपिसोड कर सकते हैं कभी। बाद में बात करने पे, लेकिन सेट बताओ ना, वो कैसे बनाया था सेट, कैसा सेट था? ट्रेन रियल बनाई थी, 2 ट्रेन के डब्बे बनाए थे, वो फिल्म सिटी में थे और आरके स्टूडियो में थे, दोनों जगह 2 सेट बनाए थे। और अनिल शर्मा ने स्टूडियो बनाने की, यूनिवर्सल स्टूडियो की कहानी क्या है? अनिल शर्मा की यूनिवर्सल स्टूडियो को थोड़ा सा तो। यूनिवर्सल स्टूडियो जैसे स्टूडियो बनाना चाहता था। हाँ। मैंने मूवी वर्ल्ड स्टूडियो करके कंपनी खोली थी, लेकिन वो नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया। नहीं, मैं भूल गया वो सब चीज़ें। अब मैं कहाँ सोचूँ। आपको कभी लाइफ में कोई रिग्रेट रहा है क्या? कोई रिग्रेट नहीं है। मेरा जीवन हो मथुरा की होली वाली गली से निकल के बॉम्बे तक यहाँ आया, भगवान ने अच्छी अच्छी फिल्में दे दी, और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी एक ही है भारती जी, कि मैंने जो काम किया शिद्दत से किया, पूरी ईमानदारी से किया, इसलिए मेरे पे दुख का लांछन इतना भी नहीं है मेरे मन में, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं किया, किसी को चीट करके नहीं किया, किसी को दुखी दे के नहीं किया, और सारा काम ईमानदारी से किया। जो फिल्म बनाई चली नहीं चली, 100% ईमानदारी से बनाई। इसकी जो खुशी होती है, इसकी जो सक्सेस होती है, संसार की सबसे बड़ी सक्सेस, सबसे बड़ी खुशी है। बहुत समय बदल गया है क्या इंडस्ट्री का? कुछ नहीं बदला भाई है, नाक तो आंखों के बीच में ही होगी, बस बदला है सोसाइटी, तो उस हिसाब से सब्जेक्ट्स बदले हैं। तो आप भी तो 1980 में हम थोड़ी रह रहे हैं, हम भी तो 2025 में रह रहे हैं, तो हम भी तो अडप्ट हो रहे हैं हर दिन। वो ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब आई विल नॉट पुट दिस आउट, बट मैंने कल देखी फिल्म है यार, जोरा और अंदाज 2।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, अगर इफ यू वांट टू आंसर दैट, जब आपने ईमानदारी से बात की सब कुछ कि कभी किसी, बट व्हाई डज दिस अमीषा पटेल को क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? कोई प्रॉब्लम है? अभी तो बहुत बढ़िया रिश्ता है मेरा फिर से। वो तो हो जाती है प्रॉब्लम कभी कभी, है नहीं है, और अभी तो बहुत अच्छा है। Thank you very much. Keep making good cinema and cinema from your heart. All the best. Thank you.